हेलो स्टूडेंट्स, आज हम SN1 SN2 रिएक्शंस के बाद आज हम SN1 रिएक्शन पर आयन का क्या इफ़ेक्ट होता है इसको हम पढ़ेंगे। टॉपिक है आयन इफ़ेक्ट्स ऑन SN1 रिएक्शंस। An elegant proof for the intermediacy of carbocation in SN1 reaction is provided by the study of substitution reaction of benzhydryl chloride. क्या होता है बेंजहाइड्रल क्लोराइड? दिस इज बेंजहाइड्रल क्लोराइड C6H5CH एंड C6H5Cl, यानी दो बेंजीन न्यूक्लियस है और बीच के कार्बन पर एक Cl लगा हुआ है। तो बेंजहाइड्रल क्लोराइड पर जब भी हम रिएक्शन देखते हैं तो SN1 रिएक्शन देखते हैं, तब हम इस रिएक्शन के ऊपर जाकर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब जाकर पता चलता है कि आयन का क्या इफेक्ट होता है इन रिएक्शंस पर। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजहाइड्रल क्लोराइड दैट इज 1 विथ टेट्रामेथाइल अमोनियम फ्लोराइड इन लिक्विड SO2। क्या करते हैं हम? इसकी रिएक्शन करते हैं टेट्रामेथाइल अमोनियम फ्लोराइड विच एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। फ्लोराइड देगा क्योंकि इसमें क्लोराइड है, क्लोराइड हटा के हमारा फ्लोराइड इस पर जोड़ना है इन लिक्विड SO2। रिजल्ट्स इन द सब्सटीट्यूशन ऑफ क्लोराइड बाय अ फ्लोराइड आयन, यानी कि Cl हट के F जुड़ जाता है। सिंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन। अब हम सबको पता है कि बेंजहाइड्रल क्लोराइड की कंसंट्रेशन पर ही रेट डिपेंड करेगी, ना कि फ्लोराइड आयन पर। यानी फ्लोराइड हम कितना ही डाल दें, रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगी। और इस प्रकार से रिएक्शन संपन्न होती है। बेंजहाइड्रल क्लोराइड पर फ्लोराइड आयन आएगा लिक्विड SO2 में और फ्लोराइड Cl निकल के फ्लोरीन जुड़ जाएगा। और चूंकि जब भी ये रिएक्शन होती है तब इस रिएक्शन के अंदर, चूंकि ये SN1 रिएक्शन के द्वारा प्रोवाइड हो रही है, तो अल्टीमेटली हमें पता है SN1 रिएक्शन के अंदर हमेशा एक कार्बोकैटायन बनता है। इसका मतलब रिएक्शन कैसे होती होगी? Cl हटेगा और CH पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज दो बेंजीन न्यूक्लियस पर ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये कार्बोकैटायन इज़ अनयूजुअली स्टेबल। इतना स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, और इस स्थायित्व के कारण इसके साथ क्या गड़बड़ी होती है वो देखते हैं हम। इट हैज़ बीन observed that as the reaction proceed, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, रेट ऑफ एट विच सब्सटीट्यूशन अकर स्टार्ट डिक्रीजिंग। हम मानते हैं क्या है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है रेट ऑफ रिएक्शन घटता जा रहा है। कारण क्या है? सबसे बड़ा, द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कैन बी डिक्रीज बाय एडिशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द रिएक्शन मिक्सचर। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा कार्बोकैटायन है वो बहुत अधिक स्थायी है, ये वाला नंबर 2, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज C6H5 एक इधर बेंजीन पे भी जा रहा है और दूसरे बेंजीन पे रिंग पे भी जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे जब ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन बहुत देर तक रहता है रिएक्शन में, तो जो Cl पहले निकला था, जो Cl आयन पहले निकले थे क्लोराइड आयन, वो भी कंपटीशन में आ जाते हैं कि फ्लोराइड तो डला ही डला है, फ्लोराइड अटैक करे उससे पहले क्लोराइड आयन भी अटैक करने लगते हैं, और हमारा दो जो कार्बोकैटायन है वापस 1 में बदलने लगता है, जिसके कारण हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने लगती है। द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्रीज बाय एडिशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द रिएक्शन मिक्सचर। यानी जैसे Cl हट रहा है वो वापस तुरंत जुड़ भी रहा है, क्योंकि हमारा कार्बोकैटायन आगे अभिक्रिया नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो बहुत अधिक स्थायी हो गया है। फ्लोराइड अब अभिक्रिया करेगा, फ्लोराइड आयन भी उसको Cl को रिप्लेस करेंगे, पर साथ साथ Cl भी आयन कंपटीशन में आ जाते हैं कि Cl भी अटैक कर सकता है और फ्लोराइड भी अटैक कर सकता है। द ओनली एक्सप्लेनेशन फॉर दीज ऑब्जर्वेशन इज दैट द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज रैपिडली अटैक्ड बाय द अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल। अब दो न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है, Cl जो निकला था वो भी अवेलेबल है और फ्लोराइड जो कि हमने डाले हैं रिएक्शन में वो भी अवेलेबल है विथ इक्वलीज। आसानी से दोनों उपलब्ध हैं, तो अब कोई भी अटैक कर सकता है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इंक्रीजेज आइदर बाय इनिशियल आयनाइजेशन और बाय द एक्स्ट्रा सप्लाई, दे बिगन टू कम्पीट फॉर द कार्बोकैटायन। यानी Cl का क्या रोल है, जिसको हटना चाहिए था न्यूक्लियोफाइल को, अब वो वापस कॉम्पिटिशन में आकर कंपीट करने लगता है फ्लोराइड के साथ कि भाई तुम भी अटैक करोगे, साथ साथ मैं भी अटैक करूंगा। जब Cl अटैक करेगा तो
इनिशियल प्रोडक्ट वापस बन जाएगा, तो रेट ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी. This result in the regeneration of the starting material and thus the rate of substitution is retarded. रेट घट जाती है. अब देखो 2 पर फ्लोराइड भी अटैक करेगा तो फ्लोराइड कंपाउंड मिलेगा और ये Cl वापस से हमारा बेंजाइडिल क्लोराइड मिल जाएगा. However, this ion effect, that is decrease in the reaction rate with time, is not observed in those SN1 reaction which involves unstable कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. देखो बहुत बड़ी बात है बच्चों कि अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो रेट घटेगी क्योंकि रीजनरेशन हो जाता है स्टार्टिंग मटेरियल का, जैसे हमने देखा. पर अगर ये नंबर 2 कार्बोकैटायन ऐसा है, बेंजाइडिल क्लोराइड जैसा नहीं है, तो हम देखते हैं अगर अनस्टेबल कार्बोकैटायन है तो फ्लोराइड आया, जुड़ा और रिएक्ट प्रोडक्ट बन गया. ऐसी कंडीशन में हमारे उस न्यूक्लियोफाइल को जो कि हटा है उसको टाइम नहीं मिलता कि वो भी अटैक कर सके. इसलिए ऐसी रिएक्शन में जो SN1 रिएक्शन है, ऐसे में रेट जो है डिक्रीज नहीं होती. बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम रिएक्टिविटी द कार्बोकैटायन हैव लिटिल चांस टू existing long enough to encounter the living nucleophile present in the small concentration. यानी जैसे इसी रिएक्शन का एग्जांपल है कि Cl को अब मौका क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा कार्बोकैटायन अनस्टेबल है और चूंकि फ्लोराइड जो है वो रिएक्टिव ज़्यादा है, इसलिए फ्लोराइड का अटैक होगा, क्लोराइड का अटैक नहीं होगा. इसको बोलते हैं हम आयन इफेक्ट. नेक्स्ट है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन. व्हाट आर सॉल्वोलिसिस रिएक्शन? Many solvents may be used as nucleophilic reagent, and when substitution reactions are carried out in these solvents, they are commonly referred to as solvolysis reaction. ऐसी अभिक्रियाएं चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, कई बार हमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो ही एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अभिक्रिया करने लग जाता है. ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है हमारा सॉल्वेंट जो है. कॉमन सॉल्वेंट क्या, जैसे वाटर, एसिटिक एसिड, इथेनॉल. दीज कॉजेज हाइड्रोलिसिस. अगर वाटर यूज़ करते हैं तो हाइड्रोलिसिस हो जाता है, एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं तो एसिटोलिसिस हो जाता है, और इथेनॉल यूज़ करते हैं इथेनोलिसिस हो जाता है. रेस्पेक्ट सिंस द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, चूँकि सॉल्वेंट बहुत सारा मात्रा में होता है क्योंकि हम कंपाउंड को उसमें घोलते हैं, इट्स कंसनट्रेशन विल नॉट वेरी materially during the reaction, and as a result kinetic data done cannot decide between SN1 SN2 reaction mechanism. More evidence is needed for this purpose. अब प्रॉब्लम क्या है, SN2 में तो दोनों कंसनट्रेशन, यानी कि अगर सॉल्वेशन है, सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन और रिएक्टेंट दोनों के ऊपर रेट डिपेंड करती है. पर अगर SN1 रिएक्शन है तब कोई दिक्कत नहीं, क्यों, तब क्या है, हमारा जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंडेंट नहीं करती. दस द मैकेनिज्म पोस्टुलेटेड फॉर SN1 रिएक्शन नाइसली एक्सप्लेन द 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. पहले फर्स्ट क्या है, फर्स्ट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द सॉल्वेंट. सेकेंडली द मैकेनिज्म शोज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी कि कार्बोकैटायन बनेगा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में. थर्डली इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर हम सिंपल एल्काइल हैलाइड लें इन विच द हेलोजन और द अदर लिविंग ग्रुप जो को निकलना है इज अटैच टू एन एसिमेट्रिक कार्बन, जो कि एसिमेट्रिक कार्बन पे जुड़ा है, 2 स्टीरियो आइसोमर्स आर फॉर्म. अब प्रॉब्लम क्या है, हम देखते हैं जब भी एल्काइल हैलाइड पे अभिक्रिया होती है तो हमें 2 कंपाउंड मिलते हैं, आइदर जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का उसी दिशा से हो जिसको निकलना है, या फिर अपोजिट दिशा से. तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स हमारे मिलने चाहिए. दिस इज बिकॉज अटैक द न्यूक्लियोफाइल ऑन वन साइड ऑफ द प्लेनर कार्बोकैटायंस फॉर्म एन स्टीरियो आइसोमर्स एंड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द अदर साइड जनरेट द अदर स्टीरियो आइसोमर्स. यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि SN1 रिएक्शन हो सॉल्वेशन के अंदर, या फिर SN2 रिएक्शन हो. मोस्ट प्रोबेबली SN1 रिएक्शन देखने को मिलती हैं क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा तो SN1 रिएक्शन होगी,
अगर रेट डिपेंडिंग करेगा सॉल्वेशन पे तो SN1 रिएक्शन होगी, और 2 कंपाउंड मिलेगा तब भी SN1 रिएक्शन होगी। थैंक यू।